नमस्कार, मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ये है पर्सनल फाइनेंस स्पेशल, इस बजट कितनी बचत। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया, लेकिन टैक्स की दरों को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया। इससे टैक्स पेयर्स के मन में मायूसी तो है, लेकिन कुछ पुराने विवादित मामले माफ जरूर कर दिए जाएंगे। इस पर एक बड़ा ऐलान किया गया है, पर जानना और समझना जरूरी है कि चाहे बदलाव नहीं हुआ हो तो आपको अपने पर्सनल फाइनेंस की जो प्लानिंग है वो कैसे करनी है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। पंकज मठपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी, हर्षवर्धन रुंगटा है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर रुंगटा सिक्योरिटीज से, और नीरज बैजल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेलॉइट। आप तीनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले जिसका सबको इंतजार था उस पर चर्चा कर लें कि आखिरकार इस बजट में टैक्स के मोर्चे पर क्या मिला, किसकी चाहत थी और क्या उम्मीदें पूरी हो पाई। मैं क्योंकि टैक्स से जुड़ी हुई कई ऐलानों की उम्मीद की जा रही थी, नीरज जी आपसे सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि कोई टैक्स दरों में बदलाव तो नहीं किया गया। अगर हम फाइन प्रिंट्स को समझना चाहें, फाइनेंस बिल में जो भी बातें रहीं तो वो तो एक बहुत डिटेल में है, लेकिन आपकी नजर में वो की टेक अवेज क्या रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्स। स्वाति जी, पहले तो मेरा नाम आपको बदलना पड़ेगा। इट इज नॉट नीरज बैजल, इट इज नितिन बैजल। आई एम सो सॉरी सर। नितिन सर बहुत स्वागत करते हैं। माय अपॉलॉजीज। थैंक यू, नॉट एट ऑल। तो बेसिकली पहले तो एक्सपेक्टेड यही था कि इस बजट के अंदर कुछ चेंज होगा नहीं, क्योंकि वोट ऑन अकाउंट था। एक्सपेक्टेशंस बहुत कम थी, लेकिन दिमाग में सबके यही था कि कुछ ना कुछ बदलाव करा जाएगा। जैसे कि सिंप्लीफाइड रेजीम जो है उसको थोड़ा और स्वीट करा जाएगा, बिकॉज अभी भी जो ओल्ड रेजीम है उसको 30, 35, 37, 30 और 40% पीपल अभी भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ज्यादा बदलाव हुआ नहीं है, लोग अभी भी ओल्ड रेजीम के अंदर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि चैप्टर 6A की डिडक्शन उसमें अभी भी बेनिफिशियल हैं। और अगर आप आंकड़े देखें और नंबर्स देखें तो अगर आप 16 लाख से 5 करोड़ तक की इनकम में हैं, और अगर आपकी डिडक्शन 3,75,000 से ऊपर हैं, तो आपको अभी भी ओल्ड रेजीम में बेनिफिट मिल रहा है। तो ये एक्सपेक्टेड था कि नए रेजीम में कुछ नए सवाल आएंगे, नई चीजों के आंसर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक जो बहुत अच्छा बदलाव किया है वो पुराने डिमांड्स को इन्होंने बिल्कुल खारिज कर दिया है। 2009-10 तक अगर आपका 25,000 रुपए डिमांड खड़ा हुआ है तो वो उसको हटा दिया गया है, और अगर 10-11 से लेके 14-15 तक अगर 10,000 का अमाउंट है तो उसको खारिज कर देंगे। तो ये एक वेलकम मूव है। जैसे, लेकिन मैंने आपको शुरू में भी बोला, इस बार एक्सपेक्टेशन कम थी। हाँ, इसके अलावा सिंप्लीफाइड रेजीम को बेटर करना जरूरी था। एनआरआईज के लिए जो प्रोविजंस हैं वो अभी भी प्रोसीजरली बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। उन सब प्रोविजंस को इन्हें चेंज करना ज़रूरी है। एक्सपेक्टेड है कि जुलाई के अंदर ये नई चीज़ें आएँगी और ये इनको सुना जाएगा, क्योंकि अभी भी एनआरआई जब प्रॉपर्टी लेते हैं, तो उनको टीडीएस करने में बहुत मुश्किल होती है, बिकॉज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आपका एक तो टैक्स रेट ज़्यादा है, उसके अलावा आपको टैन फाइल करना पड़ता है, आपको ईटीडीएस रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती हैं। सो बहुत सारे प्रावधान हैं जो इनको सिम्प्लीफाई करने चाहिए। सो जो लोकल इंडियन है वो उनके लिए बहुत सिंपल है, वो 1% टीडीएस करके क्लोज कर देते हैं। सो ये 2-3 चीज़ें ज़रूरी थी, प्रोसीजरल चीज़ें बहुत एक्सपेक्टेड थी। और हाँ, लास्टली बिफोर आई पास इट ऑन टू अदर पीपल टू टॉक, इस बार ये भी था एक्सपेक्टेड कि कुछ बहुत समय से, पिछले 2 साल से हम लेबर कोड के बारे में सुनना चाह रहे हैं। उसके बारे में भी कोई प्रोसीजरली या फिर कोई अनाउंसमेंट अभी तक नहीं आई है। वो एक बड़ी चीज़ हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में शायद कुछ ना कुछ उस पे अनाउंसमेंट हो। तो बिल्कुल नितिन जी ने बताया कि कौन से ऐसे एक्सपेक्टेड ऐलान है जो कि शायद आने वाले बजट में, जो फुल फ्लेजेड बजट होगा उसमें सरकार कोशिश करेगी उसको कवर करना। तो ये तो पॉइंट्स रहे नितिन जी की तरफ से। मैं अब स्टूडियो में हमारे गेस्ट की तरफ आती हूँ। बात यही है कि क्या वाकई स्कोप था वित्त मंत्री जी के पास। पंकज जी, जैसे हमने पिछले साल देखा
जो न्यू टैक्स रिजीम थी, ये बात समझ में आ गई थी कि उसको बढ़ावा देने की सरकार की पूरी मंशा है। उसमें बदलाव किए गए, 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन उसमें शामिल कर दिया गया, ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो वाकई लग रहा था कि इस बार के बजट में कुछ बहुत बड़े लोक लुभावन ऐलान किए जाएंगे। क्या अभी भी कुछ खुश होने वाली बात है? देखिए स्वाति, ऐसा है कि उम्मीद तो हमेशा रहती है और आम आदमी को बाकी सब घोषणाओं के मुकाबले ये उम्मीद रहती है कि मेरा टैक्स कितना बचेगा तो मेरी जेब में पैसा बढ़ जाएगा। बट आप देखेंगे ना कि पिछली बार काफ़ी बदलाव हुए थे। पहली बात तो ये है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार चाहती है, सरकार का जो फोकस है वो है न्यू टैक्स रिजीम में। और न्यू टैक्स रिजीम आई इसलिए कि वहाँ डिडक्शंस का स्कोप कम है या कम देने हैं। तो चैप्टर 6A यानी 80C से लेकर 80U तक के जो सेक्शन है वो तो वहाँ पर है नहीं। एक्सटेंड डिडक्शन लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, अब उसमें 50,000 की लिमिट है। मैक्सिमम ये हो सकता था क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ा सा स्कोप बढ़ जाता है, 50 को बढ़ा के 75,000 या 1 लाख कर देते, उतना हो सकता था। बाकी आप क्या करोगे, क्योंकि जो आपके डिडक्शन जो आपके ब्लॉक्स है, यानी कि आपके जो ब्लॉक थे बड़े थे, अब ऑलरेडी 3 लाख टू 6 लाख, 6 टू 9, 9 टू 12 इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। तो वैसे भी न्यू टैक्स रिजीम में काफ़ी करके आपका टैक्स लायबिलिटी आपकी जो है कम कर दी गई, तो इसका भी यहाँ स्कोप बचता नहीं है। अब बाकी के जो दूसरे प्रोविजंस हैं, जो अभी फुल फ्लेज्ड बजट एक्सपेक्ट जो है जुलाई में ड्यू, उसमें ये उम्मीद की जा सकती है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर थी भी नहीं, और मैं कहूँगा कि जुलाई में भी बहुत ज़्यादा उम्मीद यहाँ पर बदलाव की शायद नहीं रखनी चाहिए। बट स्वाति, मैं एक बात जरूर ऐड करूँगा उससे पहले कि हर्ष कुछ बात करें कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग में ना 2 बातें करते हैं कि पैसा बचाओ और पैसा बढ़ाओ। तो यहाँ पे ना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अमीर बनना है, और अमीर बनने के लिए ना पैसा बचाने से ज़्यादा पैसा बढ़ाएंगे तो अमीर बनेंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इस बजट में काफ़ी स्कोप है कि आप कैपिटल मार्केट में आएँ, आप इन्वेस्ट करें, चाहे म्यूचुअल फंड के जरिए करें, डायरेक्ट करें, और आप पैसा बनाएं। तो ये कुछ आपका 50,000 1 लाख रुपया साल का अगर नहीं भी बचा, जो बच सकता था मान लीजिए, तो उसके बजाय यदि आप पैसा बढ़ाने पर फोकस करेंगे, उसका स्कोप बहुत है। ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही। लेकिन हर्ष, हम तो कैलकुलेटर लेकर तैयार बैठे थे कि कुछ बदलाव हो और हम कैलकुलेटर पे तुरंत कैलकुलेट करें कि कितना हमें फ़ायदा हुआ है। लेकिन जैसा पंकज जी ने कहा कि पैसा बचाना और पैसा बढ़ाना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या फोकस रहे अब? तो आई नो स्वाति, एकदम सिंपल है। मैं बता रहा हूँ कि एक है कि हम ये छोटी छोटी चीज़ों में जाएं कि हमारा 20,000 5,000 कहाँ टैक्स बच रहा है। कई जगह हम देखें सिर्फ 2,500 रुपये के फ़ायदे हैं, उस पर भी हम इतना डिबेट कर रहे हैं। आप ये देखिए कि अगर हम इकोनॉमी पे जो मैक्रो अप्रोच है गवर्नमेंट का बजट वाइज, उस पर अगर हम फोकस करें, सो आप देखिए कि अगर देश की इकोनॉमी प्रोग्रेस करती है और आप उस इकोनॉमी का हिस्सा हैं, कहीं ना कहीं वो फ़ायदा आपके पास आने वाला है। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी अपने बजट में कहा था कि जो नेट इनकम इंडिविजुअल्स की है वो भी बढ़ी है, जो लोगों के हाथ में पैसे आ रहे हैं वो बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बढ़ी है। सो हम अगर बड़ा पिक्चर देखें, तो ब्रॉडर पिक्चर बोलते हैं, अगर वो देखें तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि प्रूडेंस कैसे आ रहा है, फिस्कल प्रूडेंस, गवर्नमेंट इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जीडीपी पे क्या असर आ रहा है। सो वन इज़ फिस्कल डेफिसिट की अगर नंबर्स देखें तो 5.8 जो फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स हैं फॉर 2024, उसको 5.1 का एस्टिमेट दिया है फॉर 2025, एंड 4.5 के नीचे रखने की बात की 2026 में। सो अगर देश की इकोनॉमी प्रोग्रेस करती है, ज़्यादा फाइनेंशियल प्रूडेंस आता है, जो ग्रोथ पे एम्फेसिस है गवर्नमेंट का, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो उन्होंने बात की, जो एलोकेशन 11.11 लाख करोड़ का एलोकेशन है, अगर ये सारी फ्रूटिफाई होती है इन द राइट मैनर, तो आप भी एज एन इंडिविजुअल उस इकोनॉमी का हिस्सा हैं, तो आप उसका फ़ायदा ले पाएंगे। और उसके लिए आपको इकोनॉमी में इन्वेस्टेड रहना ज़रूरी है। तो आप इन्वेस्ट कैसे करते हैं? जो कैपिटल मार्केट्स की बात कर रहे हैं, अगर आप में समझ है तो डायरेक्ट इक्विटी खरीदिए, नहीं समझ है तो म्यूचुअल फंड के जरिए आप देश की तरीका का हिस्सा बनिए। अगर आप सिर्फ अपना वो टैक्स कैलकुलेशन में 2, 5,000, 10,000, 50,000 की सेविंग्स देखते रहेंगे तो हमारा फोकस वहीं रहेगा। तो आप देखिए कि नया टैक्स रेजिम में ऐसे भी कोई डिडक्शंस है नहीं। सो आप सिंपली अपनी इनकम पे फोकस करिए, ग्रोथ पे फोकस करिए, डिडक्शंस हटने वाले हैं, और न्यू टैक्स रेजिम सूनर और लेटर सिर्फ वही एक ऑप्शन रह जाएगा। अभी जैसे डुअल ऑप्शंस हैं कि आप सिलेक्ट करिए कि आपको किस टैक्स रेजिम में जाना है। यकीन मानिए 2-3 साल रुकिए, या पॉसिबली जुलाई में भी ऑल यू नो कि ओल्ड टैक्स रेजिम को फुल्ली स्क्रैप कर दिया जाएगा। सो आई थिंक अभी फोकस शिफ्ट करने की बात है, छोटी छोटी चीज़ों में ना उलझें,
थोड़ा बड़ा फोकस रखें और ग्रोथ पे देखें कि देश तरक्की कर रहा है। वी आर ऑलरेडी द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। बिल्कुल। हम 2030 में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे इसकी हैं। तरफ लक्ष्य है जिसके लिए पूरा प्रयास चल रहा है। नितिन जी, इनफैक्ट यही बात आपसे समझना चाहेंगे जो हर्ष ने भी कही कि सूनर और लेटर शायद सरकार ये चाहती है कि न्यू टैक्स रिजीम की तरफ फोकस ज्यादा बढ़े, लेकिन आपने कहा कि अभी भी बहुत सारे जो टैक्स पेयर्स हैं शायद अभी वो चूज नहीं करे। सर वैसे भी जो इंडिया है वो मोर ऑफ सेविंग इकोनॉमी ऑफ सेवर्स मानी जाती है। हमारे जो हम ट्रेडिशनली जो हम बेनिफिट लेते आ रहे हैं वो ओल्ड टैक्स रिजीम से ले आ रहे हैं। सरकार की मंशा सर आपको आने वाले कुछ सालों में या महीनों में क्या लग रही है? नहीं, मैं बिल्कुल हर्षवर्धन जी से और पंकज जी से बिल्कुल सहमत हूँ जो वो बोल रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सरकार का अभी क्लियर है कि वो नए प्रावधान के अंडर सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम को ही लाएंगे। लेकिन अगर उसको उन्होंने लेके आना है और उसको ज्यादा फोर्सफुली लेके आना है, तो या तो इनको टैक्स स्लैब्स को या रेट्स को कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो करना बहुत जरूरी है। अगर आप देखें, ज्यादातर जनता जो है हमारे देश के अंदर, और ये कब से हम सुन रहे हैं, हमारे ग्रैंडफादर या फादर के टाइम से भी सुन रहे हैं, एटीसी, एटीडी, ये चैप्टर 6 की डिडक्शंस सालों से चले जा रही हैं। आज की तारीख में भी कोई इंसान जब नया जॉब ज्वाइन करता है तो उसको ये पता लगता है कि हमें सबसे पहले प्रोविडेंट फंड के अंदर पैसा डालना है, क्योंकि आप जब रिटायर होंगे तो वो पैसा निकालेंगे। उसका क्या होता? वो बहुत जरूरी है, वो अभी भी बहुत जरूरी है। तो अगर आपको नई रेजिम को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है तो आपको टैक्स रेट्स को और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जिससे कि आपके लिए ओल्ड रेजिम बिल्कुल रिडंडेंट बन जाए। और ओल्ड रेजिम तब रिडंडेंट बनेगी जब आप ये न्यू रेजिम को बेटर बनाएंगे। ओल्ड रेजिम के अंदर मैंने जैसे आपको बताया, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे अरिथमेटिकली 16 लाख से लेके 5 करोड़ तक, अगर आप 3,75,000 से ऊपर डिडक्शन ले रहे हैं तो आपको अभी भी ओल्ड रेजिम में ही लोग जाना पसंद करेंगे। तो इसीलिए इनको उसकी पैरिटी पे लाने के लिए, उससे बेटर लाने के लिए ये बेहतर रहेगा। जहाँ पे हम फॉरेन नेशनल्स के साथ डील करते हैं वहां तो हम सोचते भी नहीं है इस बात के बारे में, क्योंकि वो चैप्टर 6 से कि कोई जनरली बेनिफिट्स लेते नहीं, एटीसी, एटीडी, इन तरह की चीजों को वो वैसे भी नहीं लेते, तो उनके लिए न्यू रेजिम यूजफुल रहता है। लेकिन जो हमारी इतना पॉपुलेशन है जो गांव में रहता है या फिर रूरल एरियाज में है, और जो अभी भी खातों के अंदर पैसे डाल रहे हैं और अपने बेनिफिट्स ले रहे हैं, उनके लिए ये अभी भी ओल्ड रेजिम बेटर रहती है। एक पॉइंट जो एक्सपेक्टेड था और थॉट्स में था वो ये था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन इन्होंने लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया और सिंप्लीफाइड रेजिम के अंदर डाल दिया, वो बहुत अच्छी चीज करी थी। आगे उस स्टैंडर्ड डिडक्शन को कैसे बेहतर करा जाएगा वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको या तो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ मिला के और उसको आगे 50,000 से ऊपर जिस तरह आपकी कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बढ़ती है उसको उसी तरह से धीरे धीरे बढ़ाना जरूरी है, और तब वो उसके लिए आम आदमी के लिए भी वो बेहतर है। तो 2024 के अंतरिम बजट से टैक्स के मोर्चे पर कोई बदलाव तो नहीं किया गया, लेकिन क्या होनी चाहिए आपकी पर्सनल फाइनेंस में प्लानिंग, इस पर हम खास चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स इस वक्त मौजूद हैं। पहले स्टूडियो से शुरुआत करते हैं, फिर मैं नितिन बैजल जी के पास भी जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू हमारी डिस्कशन चल रहा था कि अब इवेंचुअली शायद ऐसा हो कि न्यू टैक्स रिजीम की तरफ धीरे धीरे सरकार अपना फोकस बढ़ाए, और वो इसके संकेत भी मिल रहे हैं। लेकिन क्या वजह हो सकती है कि टोटली न्यू टैक्स रिजीम की तरफ सरकार एक बड़ा शिफ्ट चाह रही है? सो स्वाति, दो कारण हैं। फर्स्ट इज कि ऑफ कोर्स सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हैं। जितने डिडक्शंस होंगे उतनी लोगों को कंफ्यूजन होता है फाइलिंग के टाइम पे एक्सेट्रा। तो जब हम न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं, कोई डिडक्शंस है ही नहीं, तो आपकी इनकम इतनी है, ये स्लैब में आप आते हैं, इतना टैक्स आपको भरना है, एकदम सिंपल हो जाता है। फाइलिंग प्रोसेस सिंपल होता है, कैलकुलेशन सिंपल हो जाते हैं। दूसरा कारण ये है कि जो पिल्फरेज था, जो पुरानी टैक्स रेजिम में काफ़ी डिडक्शंस हैं अंडर सो मेनी डिफरेंट सेक्शंस, तो उसमें कई लोग उसका गैर फायदा भी उठा रहे थे, इन दैट सेंस कि उनके डिडक्शंस एलिजिबल नहीं हैं लेकिन वो क्लेम कर रहे थे। तो उसका ट्रैक कैसे रखा जाए? मान लीजिए किसी ने कहा कि मैंने मेडिक्लेम का प्रीमियम भरा है अंडर सेक्शन 80D, मुझे क्लेम का डिडक्शन मिलना चाहिए। तो उन्होंने अपनी टैक्स फाइलिंग के टाइम पे उन्होंने क्लेम कर लिया, लेकिन एक्चुअल में उनके पास मेडिक्लेम का पॉलिसी नहीं है मान लीजिए, या किसी और ने प्रीमियम भरा है, उन्होंने अपने आप में क्लेम कर लिया। अब उनकी, क्योंकि छोटा केस है, वो स्क्रूटिनी में जाता नहीं है, असेसमेंट बेसिस ऑन डिक्लेरेशन हो जाता है, तो उसमें गलत डिक्लेरेशन के बेसिस पे इंसान ने एक टैक्स बेनिफिट ले लिया। तो इस तरीके से पिल्फरेज बहुत हो रहा था। सो गवर्नमेंट ऑब्वियसली ये चाहती है कि हर केस में हम जा नहीं सकते, हर केस को स्क्रूटनाइज कर नहीं सकते, उसके जो रिसीट्स हैं उसको वेरीफाई नहीं कर पाते हैं मान लीजिए डिटेल में,
तो एक सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम में अगर जाते हैं जहाँ पे डिडक्शंस है ही नहीं, तो आदमी पिलफरेज कहाँ से करेगा? सो इवेंचुअली द राइटिंग इज़ ऑन द वॉल। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि बहुत जल्द हम ये देखेंगे कि न्यू टैक्स रिजीम शायद ओनली ऑप्शन बचे। सो आप जो कंपैरिजन करते हैं कि भाई टैक्स रिजीम में अगर ये फ़ायदे दिए जाएंगे तो मैं मूव करूँगा, आई थिंक वो ऑप्शन ही हट जाएगा कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में कंपलसरी शायद जाना पड़े। सो इन बातों का ध्यान रखते हुए एक दूसरी प्रॉब्लम जो एड्रेस करने की ज़रूरत है, अब कैसे करेंगे वो पता नहीं, काफ़ी लोगों ने टैक्स बेनिफिट को देखते हुए कई चीज़ों में कमिट किया है। मान लीजिए कि आपको कोई आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली ये देखते हुए कि आपको एटीसी के बेनिफिट्स अगले 20 साल तक मिलने वाले हैं, और अब अगर एटीसी सेक्शन निकल ही जाता है लेकिन पॉलिसी तो आपके पास फिर भी है, तो आप उन चीज़ों का आपको बेनिफिट नई टैक्स रेजिम में मिलने नहीं वाला। सो अगर आपने कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट या लोन लेकर, होम लोन कई लोग लेते हैं टैक्स बेनिफिट के लिए, और वो टैक्स बेनिफिट हट जाएगा लेकिन लोन तो आपके ऊपर ऑलरेडी रहने वाला है। तो इन बातों का न्यू टैक्स रेजिम में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहेगा, बट दैट इज जो होने वाला वही होने वाला। इनफैक्ट नितिन जी, क्योंकि बात टैक्स की ही हो रही है और जिस पर आपने एक्चुअली जिक्र भी किया, लेकिन थोड़ा सा और इस पर डिटेल ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जो टैक्स की बुक्स है वो ऐसे मामलों से भरी पड़ी है, पुराने लिटिगेशंस, डिस्प्यूट्स, ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो क्या हम इसको एक प्रेसिडेंट माने या एक आने वाले टाइम एक ऐसा कदम माने कि ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है? जिस तरीके से पुराने विवादित मामलों को माफ़ करने की बात कही गई, क्या परिणाम इसके आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं? देखिए, मैं फिर से वही चीज़ दोहराऊँगा, मेरे जो को स्पीकर्स हैं वो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। नई रेजीम ही आगे वैसे भी डिफ़ॉल्ट रेजीम कहलाती है वो, और आगे भी वो ही जाके रेजीम कहलाएगी। बेसिकली इतने सालों से जो पुराने केस इकट्ठे हुए हैं और बहुत फर्जी काम जो हो रहा है, चाहे हाउस रेंट अलाउंस का है, चाहे मेडिक्लेम का है, वो सब चीज़ें नए रेजीम के आने से सब हट जाएँगी। तो उस तरह से ओवरऑल टैक्स पेयर उनके ऑफ कोर्स इम्पैक्ट तो होगा उनकी पॉकेट के ऊपर, क्योंकि पहले अगर वो फर्जी बिल प्रेज़ेंट कर रहे थे तो उसकी वजह से मुश्किल तो आती थी उनको, और लेकिन बेनिफिट ले रहे थे। आगे जैसे ये सिम्प्लिफाइड रेजीम लेके आएँगे, उससे इम्पैक्ट ये होगा कि आपका ओवरऑल प्रोसेस सिंपल हो जाएगा, रिटर्न फाइलिंग सिंपल हो जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है कि एम्प्लॉयर के लिए एक ये प्रोसेस बहुत ईज़ियर हो जाएगा, बिकॉज़ उनको इतनी सारी रसीदें, इतने सारे रीइंबर्समेंट्स, ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमने ऑफ लेट भी देखा है कि बहुत सारे जब टीडीएस के केसेस आते हैं और कंपनी को स्क्रूटनाइज़ करा जाता है, तो वहाँ पे ये मामले सामने आते हैं जहाँ पे गलत पैन नंबर दिए गए हैं, गलत रसीदें दी गई हैं, और उसकी वजह से एम्प्लॉयर की हैरेसमेंट भी होती है। कई तो एम्प्लॉइज़ कंपनी भी छोड़ जाते हैं उस समय तक, और उनको फिर फ़ॉलो अप करना, उनके पास पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरा सिर्फ़ रिक्वेस्ट सरकार को ये रहेगा कि इतने सालों से अगर आप 80C, 80D इन बेनिफिट्स में अगर कर रहे हैं, तो इनको अगर आप सैलरी के साथ ना मिलाएँ, बट उसको आप फिर भी कंटिन्यू रखें, क्योंकि मेडिकली इश्यूज़ इतने बढ़ते जा रहे हैं कि कहीं न कहीं उस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन देना इंसान को और इंडिविजुअल को बहुत ज़रूरी बिल्कुल है। एक अलग बास्केट, शायद बिल्कुल एक अलग बास्केट बनाने की जरूरत है, जो कि अगर बनाया जाए तो वो भी एक काफी हद तक सहायक हो सकता है। मैं पंकज जी आपसे अब कुछ अलग जानना चाहूंगी, क्योंकि इस बार हमने देखा, और हर बार होता है कि किसी स्पेसिफिक सेक्टर पर फोकस रहता है। एज यूजुअल हमने देखा डिफेंस, इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब पे फोकस रहा। इस बार तो टूरिज्म पर काफ़ी अच्छा फोकस रहा, स्पिरिचुअल टूरिज्म, और जिसको जोर शोर से सरकार जिस पर फोकस भी कर रही है। टाइम है कि अभी इसका निवेश में इसका फ़ायदा उठाया जाए। कैसे उठाया जा सकता है फ़ायदा? बिल्कुल, देखिए स्वाति, पहली बात तो इस बार भी अब देखेंगे कैपेक्स में 11,11,000 करोड़ का बजट में अलॉटमेंट। उसके अलावा डिफेंस में इंफ्रा, या आप बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो यहाँ पर प्रोत्साहन दिया गया है, तो काफ़ी स्कोप है नो डाउट कि इन सेक्टर्स में, इन थीम्स में आपको इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट मिल सकता है। उसके अलावा आपने जैसे कहा टूरिज्म में, टूरिज्म भी एक ऐसी चीज़ है, देखिए जब टूरिज्म की बात होती है ना, तो सिर्फ ये नहीं है कि एविएशन है, फ्लाइट बुक करनी है या रेलवे टिकट बुक करनी है, आपको होटल बुक करना है, घूमने जाएंगे तो आप शायद नए कपड़े भी खरीदेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ स्वाति, एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी
आपको स्कोप हो सकता है। ऐसे सेक्टर्स, ऐसी थीम हमेशा बात करते हैं कि आप ब्रॉडर मार्केट के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वहाँ पर इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म गोल के लिए। बट शॉर्ट टर्म में यदि आपको थोड़ी सी अभी मैच्योरिटी और आ गई है, आप काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको अपने एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो में थीमेटिक फंड्स के बारे में सोचना चाहिए। जिन जिन थीम्स में आपको लगता है कि पैसा बन सकता है, कुछ टाइम के लिए आप ऐड कर सकते हैं और फिर, लेकिन ये जरूर है कब एग्जिट करना है। लेकिन स्वाति एक बात और ऐड करूंगा कि हम बात कर रहे हैं टूरिज्म की, तो यदि आप भी प्लान कर रहे हो कि वेकेशन पे जाना है, घूमने जाना है, और मैंने अभी गिनाया कि आपको रेलवे टिकट, फ्लाइट टिकट, होटल, नए कपड़े, सब कुछ प्लानिंग करनी है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में, वेकेशन प्लानिंग की हम बात तो वैसे भी करते ही थे, बट अब ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसके लिए प्लानिंग करें। बिल्कुल। तो अगर हम मोटा मोटी अनाउंसमेंट देखें तो कुछ बड़े बिग बैंग अनाउंसमेंट्स नहीं हुए हैं, लेकिन उन तमाम ऐलानों से जो हम आउटकम निकाल सकते हैं, उससे पर्सनल फाइनेंस अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, उसकी बारीकियां समझना बेहद ज़रूरी है। अलग अलग शोज़ के जरिए हम इसको और डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इस आधे घंटे में हम जितना समेट पाए थे उतना हमने समेटा। मैं पंकज मटपाल, हर्षवर्धन रूंगटा और नितिन बैजल, आप तीनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत धन्यवाद करूंगी, हमारे लिए समय निकाला है इस बजट के आम लोगों से जुड़ी हुई, इन टैक्स से जुड़ी हुई अनाउंसमेंट्स को हम सब के लिए डिकोड किया। एक बार फिर से आप सबका बहुत धन्यवाद। तो बजट 2024 पर्सनल फाइनेंस स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।